नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा अग्रवाल प्रस्तुत कर रहा हूँ द जीडी पॉडकास्ट और आप सभी देख रहे हैं द जीडी न्यूज़। आज हमारे साथ है श्री गोविंद कोडवानी जी। नमस्ते। दोस्तों नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय रविदास, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय अग्रसेन, जय संताजी, जय गुरुदेव, जय सेवा, जय राजा भोज, जय परशुराम जी एवं जय झूलेलाल। मैं डॉक्टर गोविंद राम तुलीबाई जागनमल जी कोडवानी। सर, आप इस बार अपक्ष से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और लेकिन आप किसका समर्थन कर रहे हैं? आपने गमछा भी लगाया हुआ है। समर्थन मैं अपने प्रभाग की जनता का, अपने तुमसर की जनता का कर रहा हूँ। यह गमछा अपने आप में एक पिक्चर दिखा रहा है कि हमारे साथ कौन है और हमारे मोटिवेशनल फोर्स कौन है, हमारे प्रेरणा स्थान क्या है। यह गमछा वह इंगित कर रहा है। सर, ये गमछा जिन्हें इंगित कर रहा है जी। वो खुद विभाजित हो रहे हैं दो इसमें। वो एक तो सागर गबने जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक तो अभिषेक कारेमोरे जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। दिखा वो अभिषेक कारेमोरे जी को रहे और पीछे से सागर गबने जी को सपोर्ट करे। क्या ये बात सही है? उनके बारे में वो क्या कर रहे हैं, कैसे विभाजित है, नहीं है, ये कमेंट करना मेरे क्षेत्र में नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। यह सवाल अगर उनसे किया जाए तो ज़्यादा उचित होगा। सर, इससे पहले आप बीजेपी में थे, जी। फिर अपक्ष कैसे? मैं बीजेपी की राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ और मुझे लगता है जो मैंने कार्य किए हैं, मेरी मैडम बीते समय में पार्षद थी और 2.5 वर्ष के लिए नगर परिषद उपाध्यक्ष भी थी, बीजेपी की तरफ से थी। बीजेपी के ढांचे में शायद मैं फिट नहीं बैठा, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन मुझ में जो मादा है, मुझ में जो सेवा करने का जज्बा है, वो अभी भी कायम है। और चूंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं जताया, इसलिए मैं निर्दलीय मैदान में उतर गया। क्योंकि एक चीज़ है राजा भैया, कैसे कहूँ कैसे कहूँ कि अब थक गया हूँ मैं, न जाने इस शहर में कितने लोगों का हौसला हूँ मैं। सर, लेकिन ऐसा नहीं लगता क्या कि पार्टी के प्रति भी कुछ वफादारी होती है? पार्टी ने अगर आपको टिकट नहीं दिया तो कुछ तो कारण होगा और फिर उस हिसाब से आप पार्टी के अगेंस्ट ही जाके चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पार्टी को जो नुकसान होगा उसका क्या? पार्टी व्यक्तियों से बनी है और व्यक्ति गलती कर सकता है। यह बात विगत समय में भी साबित हो चुकी है। पार्टी अगर मंथन ना करे या पार्टी मंथन करने के बाद उस मंथन से निकले हुए अमृत को जमीन तक नहीं पहुंचाए, तो इसका दोष मुझ पर नहीं है। और पार्टी का नुकसान पार्टी के जो धुरा संभाले हुए हैं वो ही कर रहे हैं। हम तो जमीनी कार्यकर्ता हैं, हम तो जमीन से जुड़े हुए हैं। हमने हमेशा पार्टी का भला चाहा और पार्टी ने कोई सर्वे किया नहीं। मैंने देखा विगत समय में, इसी चुनाव में मैंने कुछ खबरें सुनी, ऊपर वाला ही जाने उसमें कितनी सच्चाई है, कि पहले एक व्यक्ति को टिकट घोषित की गई, फिर वह व्यक्ति कहीं दूसरे पार्टी में गया, गमछा पहना सुबह, और दोपहर को आकर दूसरे पार्टी में वो उनको टिकट दी गई। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा इशारा साफ है कि पार्टी भी अपनी नीतियां तो छोड़िए, व्यक्ति को देखकर ही टिकट दे रही है और पार्टी से यहाँ गलती हुई है और इसका खामियाजा निसंदेह पार्टी को होगा। सर, ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? यह तो पार्टी वाले बताएंगे। यह कहने का मुझे तो कोई विजन नहीं है कि पार्टी ने क्यों नहीं दिया। यह जिन्होंने टिकट बांटी वो लोग स्पष्ट करेंगे। क्या आपके काम से वो नाखुश थे? मैं ऐसा नहीं समझता। आपने जब आपकी मैम श्रीमती कंचन कोडवानी जी ये पार्षद थी, उस समय उन्होंने क्या काम किए उनके प्रभाग के लिए? मैं तुमसर की प्रबुद्ध जनता को ये बताना चाहूँगा कि कोडवानी मैडम ने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं, उसमें मैं आपको बता दूं, जब प्रस्ताव लाया गया तुमसर में सर्वप्रथम पेवर ब्लॉक लगाने का, काफ़ी सारे व्यक्तियों ने, काफ़ी सारे पार्षदों ने पूछा कि व्हाट इज़ पेवर ब्लॉक, ये होता क्या है। इसे हम लोग आम भाषा में गट्टू टाइल्स कहते हैं। तुमसर में
पहला गट्टू टाइल्स लगाने का श्रेय रोड के दोनों किनारों पर कोडवानी मैडम को ही जाता है, जो मैं आपको बता दूं प्रभाग क्रमांक 7 के गुरु नानक वार्ड में भारतीय कन्या विद्यालय से लेकर सरकारी दवाखाने तक लगाए गए। सर हमने अभी एक रिसेंट में एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने एक डिबेट ऑर्गेनाइज किया था, उसमें बोला गया तुमसर में एक गट्टू घोटाला हुआ है। गट्टू घोटाला किसने किया? यह जो नगर परिषद में ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे उन्हें पता है। हमने सिर्फ प्रस्ताव डाला था, उन्होंने किस एजेंसी को दिया, किस एजेंसी से करवाया, इस बारे में वार्ड मेंबर का कोई दखल रहता नहीं है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम गट्टू टाइल्स तुमसर में कोडवानी मैडम के प्रयास से ही लगी और 7 जगहों पर प्रभाग 7 में गट्टू टाइल्स लगी है। इसके अलावा आपने पूछा कि तुमसर में कोडवानी मैडम ने क्या क्या कार्य किए हैं, तो अतिथि गृह के सामने जो रोड है, मेरे दवाखाने से लेकर अतिथि गृह से लेकर महेश जी बिरोले के घर तक जो रोड जाता है, आपको पता है वहां विगत समय में एक दुखद घटना हुई थी। एक परिवार के 3 व्यक्तियों का देह हानि हुई थी, तो उस रोड से जाने में लोग डरते थे। उसके लिए मैंने एक दीर्घकालिक नीति बनाई कि मैं लोगों का डर कैसे समाप्त करूं। मैंने सबसे पहले देखा कि उस रोड में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी। वहां आज आप चले जाइए, सबसे भरपूर लाइट उस रोड पर है। उस रोड को चौड़ा करने के लिए हमने दोनों तरफ गट्टू टाइल्स लगाई ताकि आवागमन सुरक्षित हो और डर कम हो। उसके अलावा मैंने एक रूपता लाने के लिए रॉयल पाम के वृक्ष अपने खर्चे से लाकर श्री अशोक अग्रवाल जी की नर्सरी जो कि मनसर में है, वहां से लाकर न सिर्फ उन वृक्षों को लगाया बल्कि उन वृक्षों को जगाया भी मैंने। आपके माध्यम से मैं जनता को दिखाना चाहूंगा कि यह मेरा बंदा है जो रॉयल पाम के वृक्ष को जगाने के लिए अपनी स्वयं की हाथ गाड़ी बनाकर हमने इसमें पानी लेकर इसमें हमने पानी दिया। और मेरे एक मित्र हैं विनोद जी गुरवे नवरगांव के वाले, जिनके मार्फत हमने बागवानी करके इन वृक्षों को जगाया और यह सारा कोडवानी मैडम ने स्वयं खर्चे से किया। इसके लिए नगर परिषद से हमने कोई अनुदान नहीं लिया। तो इस तरह जो रोडों का सौंदर्यीकरण हुआ, वहां से लोगों का आवागमन बढ़ा, लोगों को जो डर था वो समाप्त हुआ। न सिर्फ यह किया हमने, बल्कि उसके अलावा उस रोड पर हमने कुछ खंभों पर हमने, आपने देखा होगा एलईडी की स्पाइरल लाइट्स लगाई थी सफेद रंग की। तो कुछ लोगों के आंखों में चुभी वो और उन्होंने कंप्लेन करके यह स्पाइरल लाइट्स हटवा दिए। आपके मार्फत यह मैं बताना चाहूँगा कि मैं अति विश्वास में और एक गुड फेथ में मैंने वो सौंदर्यीकरण किया था। लोग वहाँ आते थे, फोटो खिंचवाते थे। लेकिन अब अगर जनता अपने आशीर्वाद से मुझे नगर परिषद के सदन में भेजती है, तो मैं अब बिल्कुल प्लान तरीके से नगर परिषद में एक ठहराव लेकर न सिर्फ प्रभाग 7 बल्कि पूरे तुमसर में जो जो जगह हम सेलेक्ट करेंगे वहां हम स्पाइरल लाइट्स लगाएंगे। जैसे आप देखते हैं नागपुर से आप कभी बूटी बोरी तरफ गए होंगे तो चिंच भवन के पास खंभों पर स्पाइरल लाइट्स लगी है, वैसा हम तुमसर का सौंदर्यीकरण करेंगे। यह मैं और एक दिखा दूं, एक छोटा सा वीडियो यदि आप इजाजत दें, 60 सेकंड का वीडियो है, यदि आप इजाजत दें तो मैं प्ले करना चाहूंगा। तुमसर के प्रभाग 7 का यह नज़ारा है। यहाँ की नगर सेविका ने यहाँ जो कार्य किए हैं उनमें से यह एक वानगी मात्र है। यह गुलमोहर का झाड़ है, इस पर एक ग्रीन एलईडी लगाई गई है, आप देख रहे हैं। और ये झाड़ के नीचे चबूतरा बनाया गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है। यह रोड है अतिथि गृह के सामने वाला और तुमसर में काफ़ी लोगों ने इसे एक रोल मॉडल करार दिया है। इस रोड को, ये विकास कार्यों की, उनके द्वारा की गई विकास कार्यों की एक वानगी मात्र है। ऐसे कई सारे जगहों पर उन्होंने अलग अलग विकास कार्य किए हैं। सरकारी दवाखाने के पीछे उन्होंने गट्टू लगवाए हैं, कारगिल चौक से लेके गोयन का आरा मशीन तक भी उन्होंने गट्टू लगाए हैं, भरपूर वृक्षारोपण किया है। सरकारी दवाखाने के सामने गुरु नानक वार्ड में भी उन्होंने डेवलपमेंट किया है, काफ़ी सारे कार्य किए हैं। यह उन कार्यों में से एक वानगी मात्र है। लोगों का कहना है सर आपकी यही वीडियो में एक और चीज दिख रही है कि वहां पे कुत्ते भटक रहे हैं जी, मतलब ये जो जानवरों से जो प्रॉब्लम जा रही है, जी। तो आज कांजी हाउस हमारे गांव में नहीं है और जो जानवर रास्ते में आ रहे हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? और वो आपके वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहां पे जानवर भी दिख रहे हैं। बिल्कुल स्ट्रीट डॉग्स है वहां पर और इसके लिए नगर परिषद बीते समय में उदासीन थी और निसंदेह हम यदि चुनकर आते हैं
तो इस समस्या की ओर ध्यान देकर हम इसका आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश जो आए हैं अभी, उसके दिशा निर्देश में, उस फ्रेमवर्क में हम लोग इसका समाधान करेंगे। साथ ही साथ वहां पे से अगर आप देखेंगे तो रोड के साइड में कचरा भी दिख रहा था, और आज सिर्फ हम झाड़ को सौंदर्यकरण कर रहे हैं, लाइट को अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो गंदगी है उससे हम कैसे निजात पाएंगे? गंदगी से निजात पाने के लिए मैंने मेरा एक रोड मैप बनाया है, ये मैं साथ में लाया हूँ, और ये मेरा 22 पॉइंट का रोड मैप है जो हम करने वाले हैं। गंदगी से निजात पाने के लिए हम इंदौर मॉडल अपनाने वाले हैं, जहाँ पर कैसा अभी वर्तमान में क्या होता है कि सुबह हमारी माताएं बहनें 5, साढ़े 5, 6 बजे उठती हैं, झाड़ू हाथ में लेती हैं और रोड को झाड़ती हैं, और रोड का जो कचरा है वो रोड के किनारे रख देती हैं, और करीब 7 बजे के बाद 8 बजे के आसपास 9-10 बजे तक एक ट्रैक्टर आता है, और ट्रैक्टर के जो व्यक्ति हैं वो कचरा उठाते हैं, ट्रैक्टर में डाल देते हैं। लेकिन 5 बजे से 8 बजे के बीच में जो कचरा रोड के दोनों किनारे रहता है, कभी डॉगी, कभी गाय माता, या कभी कोई चलता हुआ वाहन वहां से झिल्ली उड़ा देता है, वो कचरा फिर से काफी हद तक फैल जाता है। तो इंदौर का रोल मॉडल ये है कि एक ऑटोमेटिक स्वाइपिंग मशीन हो, झाड़ू मशीन। वो ऐसी मशीन रहती है जिसमें नीचे स्टील के तंतु रहते हैं, वो झाड़ू मारते हुए चलते हैं, और वो जो कचरा है पीछे एक सकर लगा रहता है जिसे हम वैक्यूम मशीन कहते हैं। वो वैक्यूम मशीन अपने आप उस कचरे को बास्केट में जमा करती है और वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो मेरा फ्यूचर प्लान ये रहेगा, जैसा आपने पूछा कचरे के लिए, सर, तो फिर ये पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया गया? यह अब इस पर मैं अगर कमेंट करूं तो किसी पर उंगली उठाना होगा, जो मैं उचित नहीं समझता। क्योंकि उस समय भी ये किया जा सकता था, और दूसरी बिल्कुल किया चीज जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था। मैं तत्कालीन कर्णधारों के पास गया था कि जो गांधी सागर है उसका मुझे सौंदर्यीकरण करना है, गांधी सागर में मुझे एलईडी लाइट्स का म्यूजिकल फाउंटेन लगानी है, गांधी सागर के चारों तरफ मुझे 10 बाय 10 के स्टॉल लगाकर नगर परिषद के मार्फत उसे किराए पर देना है ताकि नगर परिषद की आमदनी बढ़े। उस समय नगर विकास राज्य मंत्री अर्बन प्रभाग के डॉक्टर रंजीत पाटिल थे, डॉक्टर रंजीत पाटिल, और मैं डॉक्टर गोविंद कोडवानी। हम दोनों एक ही बैचमेट हैं। मैंने सर्जरी में एमएस किया है, उन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में एमएस किया है। मैंने उनसे बात किया, यार रंजीत अपने को ऐसा ऐसा करना है। उन्होंने कहा गोविंद तो एक काम कर, तू डीपी बनाकर भेज। मैंने तत्कालीन कर्णधारों से कहा भी कि भाई ये हमें करना है, बोले बस 1 साल में हो जाएगा। वो डीपी आज तक नहीं बना। मेरा जो प्लान था 12 करोड़ का प्लान था, डॉक्टर रंजीत साहब ने कहा कि गोविंद 12 नहीं, मैं 15 करोड़ देने को तैयार, आप डीपी बनाकर भेजिए। जब मैंने कर्णधारों को कहा तो हाँ करते हैं, एजेंसी को लगाते हैं, फिर वो राजनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे उलझे कि वो कर नहीं पाए। तो यह इस बात की खंत मुझे भी रहती है कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है। सर, लेकिन 4 करोड़ के गार्डन के लिए 12 करोड़ का प्लान भी तो फिजिबल नहीं होगा। राजा साहब गलतफहमी में जा रहे हैं। 4 करोड़ गार्डन का प्लान नहीं था ये इसमें म्यूजिकल फाउंटेन रहता, जिसमें 3 शो हुए जो होते हैं, जो गोमती रिवर फ्रंट या नर्मदा रिवर फ्रंट जो आप देखते हैं अहमदाबाद में या सिंगापुर में, आप एलईडी शो देखते हैं, सिर्फ वो नहीं रहेगा, वहाँ दुकानें भी बनेगी साहब। दुकान फ्री में हवा में नहीं बनती है, पैसे लगते हैं दुकान बनाने को। और दुकान सिर्फ ऐसे ही नहीं बनेगी, आप पहले रोड का चौड़ीकरण करोगे, आप प्लानिंग करोगे, आप एक एजेंसी को लगाओगे, और वहां पर बोट क्लब भी बनेगा। तो ये सब चीजें 12 करोड़ में जाती हैं। बोट क्लब, एलईडी म्यूजिकल फाउंटेन, और दूसरी बात, उस गार्डन का जो अप्रोच है वो हम चेंज करने वाले थे। इधर से जहां से सीढ़ियां हैं, इधर जो माकड़े वार्ड है, शास्त्री वार्ड है, यहां से हम गार्डन की एंट्री देने वाले थे। और इसके अलावा और एक चीज बता दूं मैं, उस गार्डन में हम मिनी ट्रेन चलाने वाले थे। तो ये सब प्लान 12 करोड़ का था। सिर्फ गार्डन का डेवलपमेंट 12 करोड़ का नहीं था सर। सर, इसके अलावा और क्या किया गया 5 सालों में? जी, हमने 5 सालों में एक रूपता लाने के लिए सरकारी दवाखाने के सामने गुलमोहर के झाड़ लगाए, और एक ही कलर के फूल उसमें ऑरेंज कलर के आते हैं। उपेश जी बांती के घर के पास भी हमने वही झाड़ लगाए हैं। जब गर्मी आती है तो एक जैसे ऑरेंज कलर के फूल बहुत मन को सुहाने, आंखों को काफी दर्शनीय लगते हैं। उसके बाद मैंने एक डिजाइनर कुर्सी का मोल्ड बनाया, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसमें एक ब्राउन कलर की कुर्सी है। ये नगर परिषद की नहीं है, ये मैडम ने अपने खर्चे से मोल्ड बनवाया और ऐसी 5 कुर्सियां लगाकर उन्होंने वार्ड में लगवाई। इसके अलावा गुरु नानक वार्ड में काली मंदिर के सामने हमने एक बोरवेल करवाया,
और वो बोरवेल पानी से इतना लबालब भरा निकला कि आज तुमसर शहर के अंदर 2 ही ढोले हैं। एक है दुर्गा कॉलोनी में, जहाँ से लगभग आधे शहर को ट्रैक्टर के द्वारा जलापूर्ति की जाती है गर्मी के दिनों में, और दूसरा है हमारा बनाया हुआ नगर परिषद के मार्फत ऑफ कोर्स गुरु नानक वार्ड में, जिससे लगभग आधे शहर को जलापूर्ति की जाती है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कोडवानी मैडम की। सर और लेकिन इसके बाद भी जल की समस्या जो कि तो ही है, कई गंदा पानी आज भी लोगों के घरों में जाता है। निश्चित रूप से यह सवाल नगर परिषद के पानी विभाग के जो सभापति रहे हैं या जो कर्णधार रहे हैं उनसे पूछा जाना बनता है, निसंदेह बनता है। इसके अलावा मैंने और बताऊं कि रामजी गणेशा स्कूल में हमने स्वयं के खर्च से ओपन जिम बनाया है, ओपन स्वयं के खर्च से, वो आज भी वर्किंग में है। और आज भी स्वयं हमने जो हमारा टैंकर है, गर्मी में हम उस टैंकर से पानी पूर्ति करते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं टैंकर में काफ़ी जगह आप देखते हैं लोगों की गर्दी जमा हो जाती है, मारामारी होती है, हर आदमी अपनी बाल्टी लगाने का प्रयास करता है। ये सिर्फ कोडवानी मैडम ही थी जिन्होंने अपने टैंकर में चारों तरफ 12 आउटलेट्स बनाए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 12 लोग अपनी अपनी बाल्टियां भर सकते हैं और कहीं कोई गोंधड़ नहीं होता था। और कोरोना काल में भी सर अगर ये टैंकर से अच्छा नल ही पहुंच जाते लोगों के घर में तो और समस्या आसान हो जाती। और जैसे कि मैडम उपाध्यक्ष भी रही हुई है जी तब तो ये और आसान हो जाता, लोगों के घरों में ही नल की पहुंच हो जाए तो। काफ़ी कुछ राजनीति आड़े आती है राजा साहब, राजा भैया। क्या होता है कि जब आप उपाध्यक्ष हैं तो काफ़ी लोग टंगड़ी भी खींचने लगते हैं। हमने मांगा भी था कि हमें बांधकाम विभाग का सभापति पद दिया जाए, एक बार पानी पुरोठा का दिया जाए, पर कुछ राजनीतिक लोगों को संतुष्ट करने के लिए इसकी टोपी उसके सर, इसकी कुर्सी उसको दे दिया। ये जो मेरी गो राउंड होता है, कुर्सी का खेल हुआ और हमें अपना हुनर दिखाने का मौका वहाँ नहीं मिला। और इस बात का दुख रहेगा कि लोगों की जो अपेक्षा थी वो कमतर रही, लेकिन इसका श्रेय हमें नहीं जाता। जो राजनीतिक कर्णधार थे उन्होंने जो सेटिंग करी लोगों को संतुष्ट करने के लिए, अरे ये राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति इसमें आड़े आई है कुछ लोगों की। और जैसे मुझ कुछ काम बताऊं कि जो हमने किए हैं कि भंडारा और गोंदिया इन दोनों जिलों में अकेले हम हैं जो 2008 से आज तक मच्छर उन्मूलन के लिए फॉगिंग की मशीन स्वयं के खर्चे से हम करते हैं। आज भी मेरी फॉगिंग की मशीन 2008 में मंगाई गई है, बेहतरीन क्वालिटी की मशीन मंगाई गई है। आज भी उस मशीन से तुमसर के शहर में मच्छर उन्मूलन के लिए फॉगिंग मैं अपने पैसे से करता हूं और मैं किसी पर निर्भर नहीं रहता। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, गर्व से कहना चाहूँगा कि यदि कभी तुमसर नगर परिषद की फॉगिंग मशीन खराब होती है, जब भी खराब होती है तो वह फॉगिंग मशीन मैं भेजता हूं और तुमसर के लोगों को मच्छर निर्मूलन में मेरा भी थोड़ा सा हाथ भर रहता है। रोजगार के लिए आपने क्या किया? तुमसर में आज रोजगार की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। रोजगार के लिए मेरा प्रयास ये है, जैसा मैंने कहा कि गांधी सागर के चारों तरफ गाले बनाकर 10 बाय 10 के एक चौपाटी को डेवलप किया जाए। आप देखिए गोंदिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ कोई तालाब नहीं है, कोई झील नहीं है, लेकिन उसका नाम चौपाटी दिया गया है। नागपुर में आप देखिए फुटाला लेक के पास बहुत अच्छा एक टूरिज्म स्पॉट भी है और वहाँ अच्छे स्टॉल्स भी लगे हैं, चाहे चाइनीज़ के हो, चाहे नाश्ते के हो, चाहे नॉर्थ इंडियन डिशेस हो, साउथ इंडियन डिशेस हो, वहाँ लोगों का धंधा चल पड़ता है। और एक चीज़ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब भी कहते हैं कि टूरिज्म से डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को बल मिलेगा। आप देखिए श्री राम मंदिर के टूरिज्म से सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी 1 ट्रिलियन पहुंच गई और उसके बदौलत हमारे देश की इकोनॉमी आज चौथे स्थान पर है, 5वें से, जो हम 4 ट्रिलियन आ गए हैं और मोदी जी 5 ट्रिलियन ले जाने वाले हैं। तो जब तक टूरिज्म हम गांधी सागर का नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम अपना स्विमिंग पूल नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपना बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनाएंगे, तब तक लोगों की आवक कहाँ से बढ़ेगी भैया। मैं और एक चीज बता दूं आपको, श्री महागणपति मंदिर जो है उस परिसर का हम लोग एक एरियल सर्वे करवाकर श्री हरमंदिर साहिब जो है श्री अमृतसर साहिब में, उस तर्ज पर हम उस परिसर का विकास करेंगे बिना किसी स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए हुए। मैं फिर से कह रहा हूं, बिना किसी स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ किए हुए एरियल सर्वे करवाकर उस परिसर का विकास किया जाएगा ताकि वहां भाविकों की भीड़ बढ़े। और आप देखिए राजा भैया, यदि भाविक आएगा तो क्या करेगा? फूल माला खरीदेगा, प्रसाद खरीदेगा।
साथ में बच्चे आते हैं तो चाट खाएगा, कुल्फी खाएगा, मसाला दूध पिएगा, या कुछ गेम्स होंगे, या कुछ मीना बाजार में जैसे गेम्स रहते थे, गोल चक्री होती थी, हम ऐसा फेंकते थे, कभी साबुन के ऊपर गिरती थी, कभी गुड़िया के ऊपर गिरती थी, कभी बच्चों के कार के ऊपर गिरती थी, और जो उस घेरे में आता तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के खेल, विभिन्न प्रकार के आमोद प्रमोद के साधन जब तक हम उपलब्ध नहीं कराएंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, महिलाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे तुमसर की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। और जो चौपाटी का कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, इससे नगर परिषद को जो किराया मिलेगा, नगर परिषद आत्मबल बनेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, स्वयं सिद्धा बनेगी, और फिर से तुमसर कुबेर नगरी कहलाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं एक शहर एक प्रोडक्ट, तुमसर राइस सिटी कहलाता है। राइस सिटी जो है, जेसीज, राइस सिटी, लायंस क्लब, ये सब हम सुनते आ रहे हैं। तो क्यों नहीं राइस पर आधारित एक उद्योग लगाया जाए, एक नहीं कई उद्योग लगाए जाए। आप साउथ में चले जाइए जहां केले ज्यादा होते हैं, केले की चिप्स, केले से बने हुए खाद्य पदार्थ, केले की पत्तल, केले से बने हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। नारियल पर आधारित, जहां नारियल पानी, जैसे अभी तो तुमसर में आम जाम हो गया, लेकिन अगर आप केरल में देखें तो नारियल पर आधारित कई उद्योग हैं, जूट पर आधारित कई उद्योग हैं, नारियल के जो बूच मिलते हैं उसी पर आधारित कई उद्योग हैं। तो तुमसर में, राइस सिटी में, क्यों नहीं हम राइस की चिप्स बनाएं, क्यों नहीं हम राइस के कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बनाएं, क्यों नहीं हम राइस पर आधारित कुछ ऐसी चीजें करें जो हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकें। आज मोदी जी के कारण डिजिटल क्रांति आ चुकी है और पूरी दुनिया एक छोटा सा ग्लोब बन गई है, एक छोटा सा घर बन गई है। उंगलियों की जुम्बिश से ही हम आज तुमसर में बैठे बैठे यूके में, मॉरिशस में, यूएई में कोई भी चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमसे इंपोर्ट करता है। तो तुमसर को भी नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने का कार्य हमारी राइस सिटी की ये सोच करेगी। और मुझे विश्वास है कि मैं अगर जनता के आशीर्वाद से सदन में जाता हूं तो इस कंसेप्ट को मैं बढ़ावा भी दूंगा और एक उद्योजक मेड़ावा आयोजित करके राइस आधारित न सिर्फ गृह उद्योग बल्कि ऑटोमेशन उद्योग को भी मैं तुमसर में लाने का प्रयास, हमारे जो विधायक महोदय हैं, जो सांसद महोदय हैं, आदरणीय राजू जी कारे मोरे, आदरणीय डॉक्टर प्रशांत जी पडोड़े, आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी पटेल, इन सभी के सहयोग से करूंगा। भले ये किसी भी पार्टी में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमसर के विकास के लिए सारे एकजुट आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। सर लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि चुनाव के पहले बताई हुई बातें हैं, लेकिन फिर पिछली बार आप लोगों ने क्यों नहीं कर पाई ये चीज? पिछली बार ये तो फिर हर बार ऐसा होता है कि हम चुनाव के पहले वादे कर जाते, चुनाव जीतने के बाद हम वादे भूल जाते, फिर अगली बार जब चुनाव हो फिर हम यही वादे करेंगे और फिर ये बोल देंगे कि हमें पिछले वालों ने करने नहीं दिया। यह मैं आपको बता दूं राजा भैया कि मैं शब्दों का धनी हूं। जो बातें मैंने कही है वो पूरी करी है पिछले चुनाव में, बल्कि उससे बढ़कर किया है, उससे बढ़कर किया है। और आज भी जो रोड मैप मैं आपके पास लेकर आया हूं, आप दिल जमाई रखिए, ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह यह फतह भी हम हासिल करेंगे। आप बार बार मोदी जी से बहुत प्रभावित दिखते हैं, बीजेपी से प्रभावित लग रहे हैं और गमछा एनसीपी वाला पहने हुए हैं, तो ये ऐसा नहीं लग रहा है ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है? मोदी जी हम सभी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी राष्ट्रवादी सोच का मैं कायल हूं और मैं तहे दिल से न सिर्फ उन्हें नमन करता हूं बल्कि उन्हें साष्टांग करता हूं। वो राष्ट्रवादी हैं, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, उन जितना नहीं तो उनसे थोड़ा कम, उनके बराबर भी नहीं, उनसे थोड़ा कम तो जरूर हूं। रहा सवाल, आपने कहा गमछा राष्ट्रवादी का है, नहीं, राष्ट्रवादी की घड़ी है। ये गमछा हमारे प्रेरणा स्रोत का है, यह उनका है और वो हमारी प्रेरणा पुंज है, यह मैं कहना चाहूंगा। सर बीजेपी भारतीय हो रही है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, तो मोदी जी राष्ट्रवादी कैसे? राष्ट्रवादी मीन्स राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी नहीं का मीन्स राष्ट्रवाद के वो पुरोधा हैं। राष्ट्रवाद मीन्स राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं कहा मैंने, राष्ट्रवादी कहा मैंने। राष्ट्रवादी हूं ना, मैं भी राष्ट्रवादी हूं, मैं भी राष्ट्र से प्रेम करता हूं, तो मैं राष्ट्रवाद का गुणगान करता हूं। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं कहा मैंने। साफ 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 ही बता दीजिए ये प्रेरणा स्रोत है कौन आप? कुछ बातें छुपी रह जाएं, सभी को पता है कि प्रेरणा स्रोत कौन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। सर अभी आपके ऊपर एक इल्जाम भी लगा था कोविड के समय का कि
कोविड में आप डॉक्टर हैं एंड कोविड में बहुत ज़्यादा पैसा लिया गया। क्या ये चीज़ का आपको लगता है कि आपकी टिकट ना मिलने का बीजेपी का ये सबसे बड़ा रीज़न था? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि टिकट न मिलने का रीज़न, जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। यह तो बीजेपी ही बताएगी कि उन्होंने मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, या जो टिकट वाटप करने में जो भूमिका में थे वही बताएँगे। रहा सवाल पैसे ज़्यादा लेने का, तो कई बार ऐसा होता है कि सरकारी रिम्यूनरेशन कम रहता है और सिलेंडर जो हमें ₹600 में, ₹800 में, ₹900 में, 1000 में आता था, वो हमने ₹1800 का सिलेंडर लिया और एक पेशेंट को 6-6 सिलेंडर लगते थे। और सरकार की जो निकष बने हुए थे, अ क वर्ग के शहर, ब वर्ग के शहर, क वर्ग के शहर, उसमें सरकार ने हमें सिर्फ ₹5,500 पर पेशेंट पर डे दिया था, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। वो हमें पूरा नहीं रहा था, तो हमने अपने रेट लिए, लेकिन जहाँ हमें आदेश आया कि भई इनसे आपने ज़्यादा लिया है, इन्हें आप वापस कर दीजिए, तो ससम्मान, सधन्यवाद हमने वो रिटर्न भी किया। तो क्योंकि चूँकि मैं एक कानून से बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, एंड आई विल अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। सर आप एक मॉडेस्ट फैमिली से आए हुए हैं एंड मॉडेस्ट फैमिली से आके आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। आप एक डॉक्टर है एंड बहुत ही लोएस्ट बैकग्राउंड से उठ के आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। लेकिन धन्यवाद। उसके बाद आज आप देखिए कि हमारे तुमसर शहर में शिक्षा का हाल बहुत ही बुरा होते जा रहा है। तो पिछले जब आप सत्ता में थे, आपकी पार्टी और आप सत्ता में थे, उस समय एजुकेशन को सुधारने के लिए आपने क्या किया? और अब क्या करेंगे आप अगर सत्ता में आ जाते हैं तो? जी, आपने कहा कि मैं लो फैमिली से आया हूँ और आज जो मुकाम मैंने हासिल किया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा राजा भैया कि आज भी मेरे पैर ज़मीन पर हैं और मुझे एक कहावत हमेशा याद है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, देत नहीं पथिक को छाया, फल लागे अति दूर। यह सूक्ति मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मुझे बड़ा अगर बनना भी है, तो खजूर का पेड़ नहीं बनना है, मुझे बरगद बनना है। वो इतना मज़बूत बरगद हो कि न सिर्फ अपनी छाँव में पथिक को विश्रांति दे सके, बल्कि उसके तने पर पीठ लगाकर कुछ लोग पल दो पल को विश्राम भी कर सकें। आपने पूछा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या किया? रामजी गणेशा स्कूल में हमने बालवाड़ी शुरू करवाई और उस बालवाड़ी स्कूल में हमने बच्चों को हॉस्पिटल की तरफ से बैठने की कुर्सियाँ और खेल के खिलौने हमने दिए थे। उसी तरह सम्मानीय सचिन जी बोपचे हमारे समय में शिक्षण सभापति थे और उन्होंने इंग्लिश मीडियम की क्लासेस स्कूलों में शुरू कराई थी और हमने यूनिफ़ॉर्म लागू किया था, सारे टीचर्स को एक जैसा यूनिफ़ॉर्म लगे और स्कूलों में एक तरह की शिक्षा हो, उसके लिए टीचर्स के ओरिएंटेशन क्लास भी हमने शुरू किए थे, ताकि टीचर भी वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज, मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी हो, ये हमने किया है। अब आगे क्या करना है, इस बारे में जो सर लेकिन जैसे ये अब हम सब कर रहे हैं कि हमने स्कूल में ये चेंजेस किए, बट आज ये देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर्स है, उन्हीं के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि सरकारी स्कूल की हालत ही बेकार है। अगर अच्छी हालत होती तो उनके बच्चे प्राइवेट में क्यों जाते? आज जैसे अगर मेरी जो दुकान है, मैं अगर मेरी दुकान किराने की तो मैं पड़ोसी से तो खरीदूंगा नहीं। अब आपकी दुकान है और आप पड़ोसी से खरीद रहे हो, इसका मतलब आपकी दुकान में सामान नहीं है। तो बराबर जो टीचर अपने ही स्कूल में नहीं बच्चों को अपने पढ़ा रहे हैं और वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यही चीज अपने आप में एक प्रूफ है कि तुमसर में एजुकेशन की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता है, खासकर सरकारी स्कूलों में। सही कहा आपने, यह विश्वास की कमी है, शिक्षकों की अपने सहयोगियों के प्रति विश्वास की कमी है और इसीलिए हम लोगों ने टीचर्स की रीओरिएंटेशन क्लास चालू करी थी। अब इस रीओरिएंटेशन क्लास का जो कंसेप्ट है, हमें हर सेशन शुरू होने के पहले करना पड़ेगा, सो दैट एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी, एक प्रॉपर होमवर्क कर सके हमारे टीचर और किस रोड मैप से हमें जाना है, ये भी किया जाएगा। इसके अलावा हर स्कूल में, हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और उसको शिक्षण सभापति, जो शिक्षा विभाग है नगर परिषद का, वहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा, बच्चे बराबर पढ़ रहे हैं कि नहीं। कोई टीचर अगर नहीं आया है, तो उनकी जगह कोई रिलीवर टीचर है या नहीं, ताकि बच्चों को एंगेज किया जा सके और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता पर नज़र रखी जा सके, यह भी हम करेंगे। और जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा, तो चूंकि आप राजा भैया स्वयं आप एक कोचिंग क्लास चलाते हैं और काफ़ी बच्चों को आपने JEE, AI
AIEEE और AIPMT, इसमें आपने काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है और आगे बढ़ाया है। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चे क्या करें, इसके लिए एक सेमिनार हर साल आयोजित किया जाए, जिसमें आप जैसे शिक्षाविद और बाहर से भी यदि किसी शिक्षाविद को बुलाना पड़ा, किसी मोटिवेशनल ओरेटर को बुलाना पड़ा, वो भी बुलाना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे IIT, IIM, MBBS और काफ़ी अन्य अच्छे संस्थानों को जा सके। इसका प्रयास हम लोग ज़रूर करेंगे। सर तुमसर में लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और जितने भी हमारे पॉडकास्ट में आए हैं सत्ता दल से, बीजेपी से जो सत्ता में रहे हुए हैं, उन्होंने 1 या 2 स्कूल के नाम लिए जो लगभग 200 से 300 बच्चे हो गए सिर्फ। मतलब 200 से 300 बच्चों का मान लेते उद्धार हो रहा, लेकिन बच्चे 10,000 है। इन मतलब 5 साल में केवल सिर्फ 2% लोगों का ही उद्धार हुआ, 2% बच्चों का ही उद्धार हुआ। तो अगले 5 साल हम क्या उम्मीद करें? देखिए, यह निर्भर करता है कि सत्ता में कौन आता है, शिक्षण विभाग का सभापति कौन बनता है, नगराध्यक्ष कौन बनता है, और क्या उस सदन में डॉक्टर कोडवानी जैसे इंटेलेक्चुअल होंगे। अगर होंगे तो निसंदेह हम वहां पर काम करवा कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं राजा भैया, आप कितना भी पढ़ाई करिए, मैं स्वयं को आज यदि एक बच्चा समझूं, आप कितना भी पढ़ाई करिए, जब तक आप मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करोगे, आप बार बार सवालों को सॉल्व नहीं करोगे, आप जब तक उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसमें पारंगत नहीं बनोगे। ये चीज मैं भी समझता हूं, आप भी समझते हैं, मेरे प्रबुद्ध दर्शक गण भी समझते हैं, क्योंकि संत कबीर ने कहा भी है, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। तो जब तक हम बच्चों को बार बार प्रैक्टिस नहीं देंगे, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टिक नहीं पाएंगे। तो हम अपने टीचर्स को इस प्रकार का रोड मैप बना कर देंगे नगर परिषद के माध्यम से कि आपको हफ्ते में 4 दिन पढ़ाना है, 5वें दिन टेस्ट लेनी है। आप एक चैप्टर के बाद चैप्टर कंप्लीशन टेस्ट लीजिए, आप 1 महीने के बाद मंथ एंडिंग टेस्ट लीजिए, आप 3 महीने के बाद त्रैमासिक टेस्ट लीजिए, उनको एनालाइज करिए, और हर महीने आप टीचर पेरेंट्स मीटिंग लीजिए और उसमें आप रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल काउंसलिंग करिए। जब तक हम उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं देंगे, सही गाइड नहीं करेंगे, तब तक बच्चों की अच्छी क्वालिटी हमें नहीं मिल पाएगी। ये मेरा रोड मैप रहेगा नगर परिषद के मार्फत। तुमसर में सर वाचनालय की समस्या है। तुमसर में आज ई-लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है सही ढंग से, जो देखा जाए, जो बच्चों को सही सहूलियत प्रोवाइड कर रही हो। सामान्य प्रदीप जी परुड़े के नगराध्यक्ष के कार्यकाल में ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ था और डॉक्टर अजय अग्रवाल जी के परिवार द्वारा वह डोनेट किया गया था। हम आपके माध्यम से उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। सर लेकिन वो फंक्शनल कितनी है और कितने बच्चे उसका उपयोग कर पा रहे हैं और क्या फायदा उठा पा रहे बच्चे? विगत 3-3.5 वर्षों में कोई नगर सेवक नहीं रहने से यह कहना मुश्किल है कि उसका मेंटेनेंस कितना हुआ है। और जब हम सदन में जाएंगे, ऊपर वाले की इच्छा से, लोग आप लोग सभी लोगों की दुआ से, तो निसंदेह हम इसको ग्रिल अप कर लेंगे। इसके अलावा आपकी और क्या राय है कि आप आने वाले 5 साल में तुमसर के लिए और क्या करना चाहते हैं? खासकर आप अपने प्रभाग के लिए क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। तुमसर की हालत अगर मैं देखूं तो अच्छी तो नहीं है, खराब कहना थोड़ा गलत शब्द होगा, अच्छी नहीं है यह कहूंगा, क्योंकि अतिक्रमण काफी ज्यादा है। मतलब आप लोगों के सत्ता में आने के बाद वापस अच्छे दिन आने वाले हैं। यह जुमला मैं नहीं वापरूंगा। इसका जवाब बल्कि मैं ऐसे दूंगा कि यह जो पीड़ा है, यदि आपको टीसती है, मेरे प्रबुद्ध दर्शकों को टीसती है ये पीड़ा, तो यह पीड़ा मुझे भी टीसती है ना। तो यह पीड़ा काफी बढ़ चुकी है। विगत 3 वर्षों में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने से, जनप्रतिनिधि नहीं होने से यह बढ़ चुकी है। श्री स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा, यह पीड़ पर्वत सी हो चुकी है, यह पीड़ पर्वत सी हो चुकी, अब यह बर्फ पिघलनी चाहिए, आए कोई नया भगीरथ और हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। दोस्तों, यह गंगा निश्चित अवतरित होगी और मेरे प्रबुद्ध तुमसर के जन, सही वार्ड मेंबर, बुद्धिमान वार्ड मेंबर, जो सही में उनका प्रतिनिधि हो, उनके बीच रहता हो और पढ़ा लिखा हो, टेक्नोक्रेट हो, उसे चुने। और आपने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में क्या करना चाहेंगे,
खास करके प्रभाग के लिए, तो यदि आप इजाज़त दें तो मैं कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। पहला, तुमसर का और खास करके मेरे प्रभाग का ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब है। इस ड्रेनेज सिस्टम को हमें सुधारना होगा। कोडवानी मैडम जब नगर परिषद उपाध्यक्ष थी, उन्होंने नगर परिषद की जेसीबी चलाकर दुर्गा कॉलोनी के रेलवे क्रॉसिंग से लेके तो टेलीफोन एक्सचेंज के रेलवे लाइन के साइड साइड उन्होंने जो जेसीबी चलवाया था और उस नाली का खोलीकरण करवाया था, तो अगले 2-3 सालों तक पानी नहीं रुका। लेकिन अभी बीते 2 वर्षों से बावड़ी के पास आप देखिए, बहुत पानी भर जाता है, अतिथि गृह के सामने घुटनों तक पानी आ जाता है। तो मेरी प्रायोरिटी यह रहेगी कि नालियों का ड्रेनेज सिस्टम सही हो। दूसरा, वार्ड के साथ ही जैसा आपने देखा अतिथि गृह के सामने रॉयल पाम के झाड़ लगे हैं, उसी तरह पूरे शहर में एक अच्छा प्लान्ड और सिंक्रोनाइज्ड और यूनिफॉर्म वृक्षारोपण किया जाएगा और स्टडी करके किया जाएगा। स्टडी करने से मेरा अर्थ है, अगर आपका रोड सीधा है और ओवरहेड वायर्स नहीं है, तो हम लंबे ऊंचे वृक्ष लगा सकते हैं। यदि आपका रोड कर्वी लीनियर है, तो आपको स्ट्रेट झाड़ काम नहीं देंगे, आपको छोटे शॉर्ट स्टेचर के झाड़ काम देंगे। यदि ओवरहेड वायर्स है, तो आपको ऐसे झाड़ लगाने पड़ेंगे जिनकी ऊंचाई 18 फीट से कम हो। यदि आजू बाजू में घर है, तो आपको बोगनविलिया नहीं लगाना है क्योंकि वहां कांटे आते हैं। गुलमोहर नहीं लगाना है क्योंकि गर्मी में गुलमोहर झड़ता है तो आजू बाजू के घरों में गंदगी होती है। ये सारी स्टडी मुझे है, इसीलिए मैं तुम सर को एक प्लान्ड तरीके से, सिंक्रोनाइज तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से वृक्षारोपण करूंगा। मैं वो वृक्षारोपण नहीं करूंगा कि सामाजिक वनीकरण ने एक टिकोमा दे दिया, एक सप्तपर्णी दे दिया, एक नींबू दे दिया, एक नीम दे दिया, कहीं भी कोई भी लगा लो, वृक्षारोपण करना है, फोटो खींचना है भैया, फेसबुक पे डालना है। नो, ये नहीं चलेगा। तुम सर को सुंदर बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। और एक चीज मैं बता दूं, तुमसर में जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, जितने भी एंट्री रोड हैं, उन रोडों पर रोड के दोनों ओर मैं ऐसे झाड़ लगाऊंगा। मैं बता भी दूं कौन से लगाऊंगा। मेरी विगत समय में आदरणीय शुक्ला जी करके इंजीनियर हैं, जो स्वर्गीय जितेंद्र शुक्ला के बड़े भाई हैं, जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि जो देवहाड़ी रोड है, रेलवे क्रॉसिंग से लेके देवहाड़ी के फ्लाईओवर के थोड़ा पहले तक, यह रोड मुझे गोद में दीजिए। गोद का अर्थ होता है उसे दत्तक लेना। मैं उसे दत्तक लेना चाहता हूं, मुझे जिम्मेदारी दीजिए, अधिकार नहीं चाहिए मुझे। आप यह रोड मुझे दत्तक दीजिए। इस रोड के दोनों तरफ मैं चेरी ब्लॉसम के वृक्ष लगाना चाहता हूं। आप गूगल पे देख लीजिए, चेरी ब्लॉसम के वृक्ष जापान में पाए जाते हैं बहुतायत से, और स्कॉटलैंड में पाए जाते हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे दर्शनीय वृक्ष वही है, लेकिन उन वृक्ष को जगाने के लिए जो पोषक वातावरण चाहिए वह मैं कर सकता हूं। मैंने उनसे कहा भी था कि सर आप मुझे जो गड्ढे करवा दीजिए, ट्री गार्ड आपको लगा नहीं, आपने रोड बनाया तो आपके ठेके में रहता ही है, झाड़ लगाना है, झाड़ मैं लगाऊंगा, बीज मैं लगाऊंगा, उसका मेंटेनेंस मैं करूंगा। आप सिर्फ मुझे गड्ढे करवा के ट्री गार्ड दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। राम जाने बिल्ली कहाँ रास्ता काट गई। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर नगर परिषद में जनता अपने आशीर्वाद से मुझे भेजती है, तो इसको मैं प्रायोरिटी पर लूंगा और तुमसर के एंट्री पॉइंट्स को मैं सुंदर बनाऊंगा। इसके अलावा गांधी सागर का, जैसे कि मैंने बताया, किसी एजेंसी से हम अच्छे से सर्वे करवा कर म्यूजिकल एलईडी फाउंटेन हम वहां बनाएंगे, जिसके हम 3 शो करेंगे। 7 बजे से 7:15 तक शाम को, 8 बजे से 8:15 का, और 9 बजे से 9:15 का। ये एलईडी म्यूजिकल फाउंटेन जो होगा, यह टूरिज्म को बढ़ावा देगा। लोग देखने आएंगे, नाश्ता करेंगे, छोटी मोटी खरीदी करेंगे, तो वहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और गांधी सागर के अंदर हम बोट क्लब भी बनाएंगे, ताकि लोगों को एक आमोद प्रमोद और एंटरटेनमेंट का साधन हो। आज बाहर गांव से आपके रिश्तेदार आते हैं, मेरे रिश्तेदार आते हैं, आप तुम सर कहाँ घुमाने ले जाते हो? है कोई दर्शनीय स्थल? ज्यादा से ज्यादा महागणपति परिसर में ले जाओगे, गणपति जी को पूजा अर्चना करोगे, बाहर निकल के चाट खा लोगे, वापस घर के आ जाओगे। उससे ज्यादा और कुछ तुमसर में है नहीं। उसी तरह पीयूएस, पब्लिक यूटिलिटी स्पेस, जो भी नया लेआउट बनता है, नई जमीन का लेआउट बनता है, उसमें 10% जगह पब्लिक यूटिलिटी स्पेस अर्थात आम जनता के उपयोग के लिए रहती है, जहां नगर परिषद खेल ग्राउंड बना सकती है, बगीचा बना सकती है, लाइब्रेरी बना सकती है। सम्माननीय प्रदीप जी पडोड़े के कार्यकाल में ओपन स्पेस वॉल कंपाउंड का कंसेप्ट आया था, उन्होंने वो बनवाए भी। लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि ये जो पीयूएस आप बोल रहे हैं जी, इसे भी बेच दिया जा रहा है। और आज
लेआउट तो है, लेकिन बच्चों के खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। डॉक्टर कोडवानी, आपकी आशीर्वाद से अगर नगर परिषद में जाता है, सारे पीयूएस का मैं लिस्ट निकालूंगा, कहाँ कितनी जगह है उसको मैं मोजमाप कराऊंगा। अगर वो जगह बैडमिंटन कोर्ट के लायक होगी तो मैं वहाँ बैडमिंटन कोर्ट बनवाऊंगा। अगर वह जगह बास्केटबॉल ग्राउंड के लायक होगी तो बास्केटबॉल कोर्ट बनवाऊंगा। अगर वह जगह स्विमिंग पूल के लायक होगी तो तुमसर नगर का अपना खुद का स्विमिंग पूल होगा। यह वादा मैं आपसे करता हूं। और सारे पब्लिक यूटिलिटी स्पेस को, कहीं गार्डन और कहीं ये जो चीजें मैंने गिनाई है, निसंदेह हम बनाएंगे और तुमसर को नंबर 1 सर, बनाएंगे। लेकिन उसके लिए पीयूएस की जगह बचनी तो चाहिए। बहुत सारी जगह तो यूज हो चुकी है और शायद उन पे घर भी बन चुके हैं। यही मैं कह रहा हूं कि मैं मोजमाप करवाऊंगा, उसको नगर परिषद के अख्तियार में लूंगा। मुझे जाने तो दीजिए, आप अपना आशीर्वाद तो दीजिए। जब ऐसा गब्बर आदमी वहां बैठेगा तो सांभा क्या और कालिया क्या, धौलिया क्या, गब्बर के आगे सब फीके हैं। तो और क्या विचार है आपके? जैसा कि मैंने बताया, तुमसर के लिए ऑटोमेटिक रोड स्वाइपिंग मशीन, तुमसर आने वाले सभी रोडों पर मैं चेरी ब्लॉसम के वृक्ष लगाना चाहता हूं। और एक चीज बता दूं मैं, आप यदि गोंदिया चले जाइए, जयस्तंभ चौक के पास आप देखेंगे श्री गुरु नानक गेट बना है। पंजाबी स्कूल के पास आप जाइए, महाराजा अग्रसेन गेट बना हुआ है। मैं तुमसर के अंदर अच्छे सुंदर दर्शनीय गेट बनाना चाहता हूं, जैसे श्री संताजी गेट, श्री झूलेलाल गेट, श्री ख्वाजा गरीब नवाज गेट, श्री जय भीम गेट, श्री राजा भोज गेट, श्री जय गुरुदेव गेट, श्री परमात्मा एक सेवक गेट, जय जिनेन्द्र गेट, श्री अग्रसेन गेट और इत्यादि भव्य दर्शनीय हम एक गेट बनाएंगे जहां लाइटिंग्स रहेगी और बहुत दर्शनीय रहेगी। और उस समाज के व्यक्तियों से सलाह लेकर उनके सांस्कृतिक वास्तुकला के अनुरूप ये गेट हम बनाएंगे। जैसे अगर मुझे झूलेलाल गेट बनाना है तो सिंधी समाज की वास्तुकला के हिसाब से बनाया जाएगा वो गेट। अगर मुझे ख्वाजा गरीब नवाज गेट बनाना है तो उनकी संस्कार, उनकी परंपरा, उनकी रवायत के हिसाब से वो गेट बनाया जाएगा। अगर मुझे महाराजा अग्रसेन गेट बनाना है तो मुझे अग्रवाल समाज के लोगों को बिठाकर उनसे वास्तुकला के आधार पर और कुछ गेट के डिजाइन उनसे लेकर वैसा हम लोग गेट बनाएंगे, ताकि उनकी संस्कृति आगे बढ़ सके और वो एक दर्शनीय स्थल भी बन सके और एक गर्व का बायस भी बन सके उस समाज के लिए। शहर में उचित खंभों पर जहां लगेगी वहां एलईडी स्पाइरल लाइट्स लगा के मैं शहर का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। और सारे शहर में सीसीटीवी का एक नेटवर्क होगा और सीसीटीवी सर्विलांस होगी। आप पिछले 1-1.5 महीना पीछे जाइए, एक रात में 6-6 दुकानों में घरफोड़ी हो रही है, चोरियां हो रही है। इसको निसंदेह हम लोग रोकथाम कर पाएंगे और पुलिस विभाग के सहयोग से हम इसको करेंगे। युवाओं को मैं बता दूं, सेल्फी का बहुत क्रेज है। तुमसर में हम ऐसे दर्शनीय स्थल बनाएंगे, बल्कि हम डेडिकेटेड सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। और तुमसर में जो भिन्न भिन्न चौक है, उन चौकों का हम सौंदर्यीकरण करेंगे। कहीं नमस्कार चौक रहेगा, कहीं एकता चौक रहेगा, कहीं फवारा रहेगा। भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग सौंदर्यीकरण करेंगे और निसंदेह हम तुमसर को दर्शनीय स्थल बनाएंगे। सर, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि जगह ही तो नहीं है उतनी। आज आप फव्वारा लगाइए कहाँ? आज हाथ जोड़ने वाला कहीं आप सेल्फी पॉइंट बनाएगी कहाँ? वो जगह कहाँ पे है हमारे गांव में? आज कंजेशन इतना ज्यादा हो गया है। यहाँ पे सब्जी मंडी में जो कंजेशन होता है, सराफा लाइन में जो कंजेशन होता है, वो नहीं दूर हो रहा है। ये नए पॉइंट्स अगर ऐड हो जाते हैं तो कंजेशन तो और ज्यादा बढ़ेगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर जरा तबीयत से तो उछालो यारो, है ना? और जहां आपने कंजेशन का कहा, सब्जी मंडी में चलना, मार्केट में चलना, मेरा एक पॉइंट ये भी है, मेरे जो रोड मैप है इसमें लिखा हुआ है यह कि मैं तुमसर में मार्केट के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग बनाऊंगा। आप बुक डिपो लाइन चले जाइए, कपड़ा लाइन चले जाइए, सब्जी मंडी चले जाइए, आपको मोटरसाइकिल चलाने में दिक्कत होती है। वहां एंट्री के पहले, जैसा कि मैंने कहा, उस परिसर का मैं ड्रोन सर्वे, एरियल सर्वे करवा कर वहां स्टील के इतने मोटे खंभे लगाएंगे ताकि मोटरसाइकिल वहां न जा सके, आदमी पैदल जाए।
और ये मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर उस मल्टी लेवल पार्किंग का अर्थ होता है अलग अलग फ्लोर पर पार्किंग रहेगी। आप एक गाड़ी जमीन पर खड़ी कर दीजिए, आप दूसरी गाड़ी वहां नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन अगर आप एक गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर एक स्लैब डाल रहे हैं, फिर और एक स्लैब डाल रहे हैं, और ये रैम बना हुआ है, तो ये मल्टी लेवल पार्किंग जो बड़े बड़े शहरों में है, यह हम तुमसर में करेंगे। इससे मार्केट का कंजेशन भी कम होगा, माता बहनों का चलना जो है मार्केट में, सब्जी मंडी में या बुक डिपो लाइन में या कपड़ा लाइन में बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरीके से जो अतिक्रमण है रोड पर, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए हम एक दीर्घकालिक नीति बनाएंगे। आज आपके माध्यम से मैं बता दूं, मैंने सम्माननीय प्रदीप जी पडोड़े से कहा था कि हमें 1 साल के लिए बांधकाम विभाग का सभापति पद दीजिए। कुछ राजनीतिक विवशताओं के चलते, मजबूरी के चलते उन्होंने हमें बांधकाम विभाग का सभापति नहीं बनाया। अगर कोडवानी मैडम बांधकाम सभापति बनते तो मैं वो प्लान आज आपके माध्यम से तुमसर के सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इसको। अतिक्रमण कैसे रोकना, ये दीर्घकालिक नीति कैसे बनेगी। आज तुमसर नगर परिषद में एक ठहराव पारित करके यदि आरटीओ को जाता है भंडारा में कि कोई भी फोर व्हीलर तुमसर के आधार कार्ड के एड्रेस पर आपके यहां रजिस्ट्रेशन के लिए आता है, तो विदाउट गेटिंग एनओसी फ्रॉम नगर परिषद यू शुड नॉट रजिस्टर दैट व्हीकल टू द आरटीओ। रीजन बीइंग, जो आधार कार्ड उसका रहेगा, तुमसर का रहेगा। जैसे मुझे फोर व्हीलर खरीदनी है तो मेरा आधार कार्ड लगेगा मेरे रजिस्ट्रेशन पे। आज राजा अग्रवाल को कार खरीदनी है तो राजा अग्रवाल का आधार कार्ड लगेगा आरसी बुक में। तो राजा अग्रवाल का आधार कार्ड एड्रेस अगर तुमसर का है तो राजा से कहा जाएगा आप तुमसर के नगर परिषद से एनओसी लाइए, और तुमसर नगर परिषद, हमारी नगर परिषद एनओसी तब देगी जब राजा अग्रवाल दिखा देगा कि यह कार मैं कहाँ रखूंगा, मेरे घर के अंदर यह जगह है रखने की, यह कार मैं रोड पर नहीं रखूंगा। जब तक आप मुझे यह स्पेस नहीं दिखाओगे अपने घर के अंदर, तब तक मैं आपको एनओसी नहीं दूंगा, आपकी कार रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगी। और आज मैं देखता हूं कई घरों में आप चले जाइए, सर इससे तो समस्या बढ़ने के भी आसार है, इससे तो करप्शन भी बढ़ने के आसार है, और इससे वापस कहीं एक इंसान को कार लेने के लिए ऑफिस ना खेलना पड़े। बिल्कुल नहीं होगा। नॉर्मली आप नगर परिषद में जाओ या कुछ जाओ तो आपको 10 चक्करे तो नॉर्मली कट जाते हैं। बिल्कुल नहीं होगा। पता चला कार लेने के लिए अपने को चक्करे नहीं, काटना ये राजा भैया, ये सारा डिजिटल होगा, ये सारा डिजिटल होगा। आपको ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन आपको मैप इंक्लूड करना है, और आपको वहां पर हमें जगह दिखानी कि आपके पास अगर जगह है तो आपको निसंदेह मिलेगा। आप अगर सही है तो डर क्यों रहे? नहीं। और आज ये देखा गया तुमसर में जितने घर है, बहुत सारे घर, आप कई गलियों में जाइए तो देखते हैं कि लोग रास्तों में कार रख रहे हैं। यस। लेकिन अब जिन्होंने घर बना लिया, जिनके पास कार है, फिर क्या? यस, इसी के लिए तो मैंने कहा कि एक दीर्घकालिक नीति बनेगी जो सभी को स्वीकार्य हो। इसके लिए दीर्घकालिक नीति बनेगी। यह चीजें अभी यहाँ पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि यह चीजें नगर परिषद के अख्तियार में है, और यह चर्चा सदन में होगी। और न सिर्फ सदन में होगी, बल्कि सदन की एक कमेटी बनाकर उसे विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों से चर्चा करके ऐसी दीर्घकालिक नीति बनेगी जो सभी को स्वीकार्य हो। किसी के हितों पर हम कुठाराघात नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जो सभी को स्वीकार्य हो वही नीति बनेगी। हाँ, लेकिन जो नए घर बन रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास फोर व्हीलर है, यदि है तो उसको रखने की जगह आप मैप में दिखाइए। यह किया जाएगा। यह दीर्घकालिक नीति होगी कि जो नए घर बन रहे हैं, अगर उनके पास फोर व्हीलर है, दे हैव टू डिस्क्लोज, दे हैव टू पुट ए डिस्क्लेमर कि यस आई हैव ए फोर व्हीलर एंड दिस विल बी द एरिया फॉर माई पार्किंग, या मेरे पास फोर व्हीलर नहीं है। तो ये डिस्क्लेमर लिया जाएगा। जो नए घर बन रहे हैं, जो घर बन चुके हैं, जिनके पास फोर व्हीलर है, तो वो दीर्घकालिक नीति में उनको समाविष्ट किया जाएगा। ऐसी नीति बनी जाएगी जो सभी को स्वीकार्य हो, किसी को चोट नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। सर, डॉक्टरी एक टाइम कंज्यूमिंग पेशा है, जहाँ पे आपका दिन भर समय लगता है, कभी भी कोई पेशेंट आ सकते हैं, इमरजेंसी केसेस भी आते हैं जी। और नगर सेवक भी एक टाइम कंज्यूमिंग पेशा है, जहाँ पे पेशा नहीं है, क्षमा चाहूंगा, पेशा नहीं है, यह सेवा है। ठीक है, नगर सेवक भी एक सेवा होगी जिसमें आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। अब एक ही समय पे आपको नगर सेवक में भी, मतलब आपके नागरिक की भी सेवा करना रहा, और उसी समय आपको कोई पेशेंट की सेवा करना रहा, तब आप क्या करेगी? और दोनों जिम्मेदारी आप कैसे निभाएंगे एक साथ?
देखिए, सभी के पास 24 घंटे हैं। आदरणीय मोदी साहब देश चला रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे हैं। 25वां घंटा यहाँ किसी के पास नहीं है। और मैं डॉक्टर होने के बाद भी अगर समाज सेवा के लिए राजनैतिक कैनवास को चुन रहा हूँ, तो मुझ में वो दिल है, मुझ में वो दिल गुर्दा है कि मुझे सेवा देनी है, तो मैं बराबर टाइम निकाल लूँगा। आज आपके पॉडकास्ट में मैं समय निकाल कर आया हूँ और दिल जमाई रखिए, मेरे असिस्टेंट डॉक्टर हैं दवाखाने में, वो देख लेते हैं मेरे पीछे। और जब पेशेंट्स को मेरी ज़रूरत होती है, तो मैं रात के 2 बजे भी उठकर आता हूँ और जब समाज सेवा के लिए मेरी ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पर भी चला जाऊँगा। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, हथेली से सूरज को ढका नहीं जाता। हथेली से आप लाइट ढक सकते हैं, लेकिन हथेली से सूरज को ढका नहीं जाता। चूहे के चमड़े से कभी ढोल मढ़ा नहीं जाता और समाज सेवा के लिए समय निकाले बिगर समाज का विकास किया नहीं जाता। सर ये सब कहने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इन्हें बहुत आसान है कहना, लेकिन करके दिखाना उतना ही मुश्किल है। कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अगर यही सब करना ही था तो पिछली बार आप लोगों ने क्यों नहीं कर पाया? पिछली बार जो हमने वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। राजा भैया, मैं फिर से याद दिला दूं कि शब्दों का धनी हूँ। पिछले बार जो हमने वादे किए थे उनसे कहीं बढ़कर हमने किया है और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सुधार का, विकास का जो ये रोड मैप मैंने आपको दिखाया है, यदि जनता अपना आशीर्वाद मुझे देती है, प्रभाग 7 से, पुरुषगढ़ से यदि मुझे चुनवा कर भेजती है, मैं निर्दलीय खड़ा हूँ, चुनाव चिन्ह मिला नहीं है मुझे। जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि चुनाव चिन्ह की अहमियत कब थी। 1971 के पहले, जब साक्षरता दर 40 और 44% के बीच में थी, उस वक्त कागज के बैलेट पेपर होते थे, रबर की फुल्ली से ठप्पा मारा जाता था, कांग्रेस का गाय बछड़ा था, जनसंघ का दीपक था और कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया धान की बाली था, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हंसिया और हथौड़ा था और एक बोल्शेविक पार्टी था, उसका शेर था और उगता सूर्य था, एक राम राज्य पार्टी का उगता सूर्य था। तो उस समय जब लोगों की साक्षरता दर कम थी, वो निशान देखकर चुनाव मारते थे। आज महाराष्ट्र का लिटरेसी लेवल 88.2% है। तो आज लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि निशान क्या है। वहां वो लोग पढ़ सकते हैं डॉक्टर गोविंद कोडवानी और वो देखकर बटन दबा सकते हैं। और ईवीएम में एक और चीज है जो मैं आपको याद दिला दूं कि ईवीएम में नाम के बाजू में प्रत्याशी का फोटो भी रह सकता है। तो दोस्तों, इस चौखटे को ध्यान में रखिएगा और मुझे निश्चित विजयी बनाइएगा। जैसा कि आपने कहा कि क्या मैं वाकई करूंगा, मैं फिर से एक चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों, सिर्फ शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, सूरत हाल बदलनी चाहिए। जो हाल ये सूरत हाल है, यह बदलनी चाहिए। सिर्फ शोर मचाना मेरा मकसद नहीं, सूरत हाल बदलनी चाहिए। सुधार की ये मशाल हर हाल में जलनी चाहिए। अरे मेरे दिल में हो या तेरे दिल में हो, सुधार की ये आग हमेशा जलनी चाहिए दोस्तों, और सुधार की ये रोशनी आग से फैलनी चाहिए। सर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने प्रयास में सफल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया, आपने मुझे बुलाया, मेरी बातों से मेरे प्रभाग की, न सिर्फ प्रभाग की बल्कि तुमसर की जनता को रूबरू कराया। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय तुमसर।